नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज हम जिन 4 विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे प्रमुख है चुनाव आयोग कांग्रेस को लेकर के जो एक फेस ऑफ चल रहा है, उसमें CSDS के संजय कुमार भी जब कूदे और उन्होंने कुछ डाटा पर प्रश्न चिन्ह लगाया, जिसको बाद में उनको डिलीट करना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। अब ये CSDS के किसी डाटा को लेकर के चर्चा करना और उस पर उनकी माफ़ी मांगना महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि कांग्रेस लगातार CSDS के डाटा पर को आधार बना रही थी। CSDS के संजय कुमार, अभय दुबे और योगेंद्र यादव, ये तीनों कांग्रेस के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और CSDS के जितने भी सर्वेक्षण होते हैं वो कांग्रेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए या कांग्रेस के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। योगेंद्र यादव के बारे में क्या कहना है? हरियाणा के चुनाव के समय उन्होंने जिस तरह से ये कहा था कि वहाँ पर कांग्रेस की सुनामी चल रही है और कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगी, उन सब के बावजूद, जैसे चाहे वो संजय कुमार हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे अभय दुबे हो, जिस तरह से ये लोग लगातार गलत साबित हुए हैं और उसके बाद अब ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, तो उससे एक CSDS की क्रेडिबिलिटी तो जाएगी ही जाएगी। साथ में जो पूरा का पूरा एक कैंपेन, पूरा एक अभियान राहुल गांधी चला रहे हैं, वोट बचाओ अभियान जो उनका बिहार में चल रहा है, उस पूरे मुहिम को ही धक्का लगा है। क्योंकि जो एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाए थे उस एलिगेशंस पर को पहले ही जो चुनाव आयोग है उसने न केवल खारिज कर दिया है, बल्कि सारे के सारे जो उनके आरोप थे वो गलत साबित हुए। दूसरा विषय ये है कि क्या झारखंड में कोई नई खिचड़ी पक रही है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी तरह से कांग्रेस से मुक्ति पा सकती है और सरकार फिर भी चला सकती है, चाहे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन हो या और लोगों का बाहर से समर्थन हो। इसलिए कि शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार में शामिल ना हो, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे मुख्यमंत्री झारखंड के शिबू सोरेन का देहांत दिल्ली में हुआ था, तो वो खुद स्वयं पहुँचे थे और उन्होंने हेमंत सोरेन समेत बाकी परिवार से मुलाकात की, उनको ढाढ़स बंधाया था। उसके अलावा जिस तरह से राजनाथ सिंह, जो हेमंत सोरेन का या शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, वहाँ उनके जो आखिरी मतलब लास्ट राइट्स हैं, क्रियाकर्म, आखिरी क्रियाकर्म है, उन कार्यक्रमों में जिस तरह से राजनाथ सिंह पहुँचे और न केवल परिवार से मुलाकात की, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा दिखा रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये किसी तरह से अगर अलायंस में ना भी आए तो इस तरह के समझौते में पहुंच सकते हैं जहां पर कांग्रेस से किनारा कर लें और सरकार भी चलाते रहें। वहां कांग्रेस को सबक सिखाना ज़्यादा भाजपा के लिए जरूरी है। शिबू सोरेन से वो चुनावी लड़ाई मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो चुनावी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये दूसरी खबर हुई। तीसरी खबर है, आज संसद में एक बिल पेश होगा कि अगर कोई इस तरह का केस जहां पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर उनको जेल हो जाती है तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये पूरा का मामला जो है वो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को लेकर के ज़्यादा दिखाई देता है और वो इसलिए दिखता है कि लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी
उन्होंने पद नहीं छोड़ा और जेल से ही शासन चलाते रहे, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और हमको इससे लगता है कि सरकार चाहती है कि किसी तरह से इस पूरे मामले पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना पैदा होने पाए और इस मामले का समाधान बिल के माध्यम से होगा। और आज इसको अमित शाह जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे संसद में। इस बिल का ये जो है 130वां संविधान संशोधन बिल होगा, जो सेक्शन 5A और आर्टिकल 239A को समर्पित होगा। अब इसमें एक और जो बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उप राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और INDA अलायंस ने अपने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु से जो है वो तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करते हुए महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन, उनको किया है। लेकिन INDA अलायंस ने पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के B सुदर्शन रेड्डी को अपना दावेदार बनाया है। लेकिन B सुदर्शन रेड्डी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। उसके पीछे जो उनके तर्क हैं उनमें ऐसे तो बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण तर्क हैं, पहला ये कि जो सलवा जुदूम एक सरकार की तरफ से चलाया गया कार्यक्रम था माओइस्ट से लड़ने के लिए, ट्राइबल्स के द्वारा उनको आर्म किया जा रहा था जिससे वो अपनी रक्षा कर पाएं। इस पूरे सलवा जुदूम मूवमेंट को या पूरे सलवा जुदूम कार्यक्रम को B सुदर्शन रेड्डी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी उन्हें मायो और लेफ्ट जो वामपंथी हिंसा है या लेफ्ट वायलेंस है, उसको उसके साथ सहानुभूति रखने वाला बताती है। इसके कारण माओइस्ट मतलब सलवा जुदूम के बंद को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के बाद माओइस्ट ने बहुत सारी हत्याएं की थी और उसमें वो जो इसके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे कर्मा साहब, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इस कारण से उनको इस मामले में बोला जा रहा है कि वो माओइस्ट सिंपैथाइजर हैं। दूसरा मसला है भोपाल ट्रेजेडी को लेकर के। भोपाल ट्रेजेडी को लेकर के वो जजों में से एक थे जिसने इस केस की सुनवाई से मना किया था। उसमें भी उनकी भूमिका को लेकर के संदेह जताया जा रहा है। इस कारण से जो विरोध है उनके खिलाफ, मतलब उन पर इस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि जो INDA है वो जो भारत का जो एक जो संवैधानिक ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचे को जो नुकसान पहुंचाने वाले एलिमेंट्स हैं, INDA उनके साथ खड़ी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। अब ये तो तय है कि जो सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, उनका चुनाव जीतना संभव नहीं है। अब कोशिश ये की गई है कि तमिल वर्सेस आंध्रा हो जाए, तमिल वर्सेस तेलुगु हो जाए, आंध्रा मत कहिए इसलिए कि तमिल वर्सेस तेलुगु हो जाए। अब तमिल वर्सेस तेलुगु होगा नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने
विपक्ष को एक सत्ता पक्ष को एक हथियार दे दिया है उन पर आक्रमण करने का, और वो घूम फिर करके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ आता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।